Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. अपनी पिछली वीडियो में हमने इमोशंस के दौरान होने वाली जो चेंजेस हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक सिस्टम से होती हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन से होती हैं, और उसके अलावा हमने ये देखा कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें हमने लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा कि इमोशंस के अंदर जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो हमारी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उसके और हमारे नर्वस सिस्टम के कुछ हिस्से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इमोशन जो है उसकी बात करेंगे कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने या डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने इमोशंस के बारे में क्या नज़रियात पेश किए। जो मेजर थ्योरीज ऑफ इमोशंस हैं वो 5 हैं। नंबर 1 है जेम्स लेंग थ्योरी। जेम्स लेंग थ्योरी ऑफ इमोशन। नंबर 2 पे आती है कैनन बार्ड। कैनन बार्ड थ्योरी तीसरे नंबर पे आएगी, और ये सारी वो हैं जो बड़ी मशहूर थ्योरीज हैं। तीसरे नंबर पे आएगी शास्त्र सिंगर। इसके आप नाम सबके जो हैं वो याद कर लें, क्योंकि ये आपको उसमें आ सकता है, एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। वैसे आपके सिलेबस में जो है वो इनमें से 3 थ्योरी जो है वो मौजूद है, उनमें से भी 2 डिटेल में है, और तीसरी जो है वो ये रॉबर्ट प्लूशिक की जो थ्योरी है ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, लेकिन ये इस तरह से इतनी डिटेल में शामिल नहीं है, उसके बारे में उसने। और सबसे लास्ट में है लज़ारस थ्योरी ऑफ इमोशन, जिसको हम कोग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं। तो ये 5 थ्योरीज हैं, इसमें से जो हम मेनली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जेम्स लेंग, कैनन बार्ड और रॉबर्ट प्लूशिक की थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो थ्योरीज वाला लेक्चर है ये अगर आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखें तो ये आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि ये मैं आपको तस्वीरों से समझाऊंगी। तो यहाँ पे तस्वीर में थोड़ी सी अगर आप फ़ोन पे देखेंगे तो आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि तस्वीर छोटी हो जाती है। अब आप ये देखें कि हमारी जो कॉमन सेंस है वो क्या कहती है कि आई ट्रेम्बल बिकॉज आई फील अफ्रेड। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि अगर आप इस सूरत में कि आपको अगर ये नज़र नहीं आ रहा, आई फील नहीं था, आई ट्रेम्बल बिकॉज आई फील अफ्रेड। अब ये एक स्टिमुलस है, डॉग। जाहिर है डॉग से अक्सर लोग डरते हैं। अब वो हमें नजर आया है और हमने हमें उसको देख के एक कॉन्शियस फीलिंग ऑफ फियर है, ये हमारी कॉन्शियस फीलिंग है। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कॉन्शियस फीलिंग ऑफ फियर कि हमें एक स्टिमुलस यानी डॉग नजर आया है जिस और उससे हमने फियर महसूस की है। अब उसके बाद हमारा इमोशन जो है हमारा सामने आएगा, क्या ऑटोनॉमिक अराउजल होगा, जो कि आपको हमने कल बड़ी डिटेल में पढ़ा था। अगर जिसने वो आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले उसमें देखें कि किस तरह से हमारी जो डिफरेंट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से अराउज हो जाती हैं और एक्टिवेट हो जाती हैं। कि ये देखिए उसने मुंह खोला हुआ है चीखने के लिए, आंखें फैल जाती हैं, सर पकड़ा हुआ है, जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस तेज तेज चढ़ जाता है और फूलने लगता है। तो ये पूरा एक समझ लें कि इमोशन का एक साइकिल है कि आपने जो है आपके अंदर जो है एक आपने डॉग देखा और उसके बाद आपको उससे फियर महसूस हुआ, और आपकी ऑटोनॉमिक अराउजल के बाद आपका जो तब्दीलियां आपकी बॉडी में वो नजर आने लगी। अब अगर हम सबसे पहली थ्योरी देखें, जेम्स लेंग की थ्योरी, वो कहता है कि आई एम अफ्रेड बिकॉज आई ट्रेम्बल। उसकी जो थ्योरी है वो कॉमन सेंस के खिलाफ है, मतलब उसके ऑपोजिट है। कि वो कहता है कि इंसान इसलिए खौफजदा होते हैं या आप इसलिए खौफजदा होंगे क्योंकि आपने कांपना शुरू कर दिया डॉग को देख के। ये स्टिमुलस आपको नजर आया, डॉग आपने देखा, और ये देखिए काफी फियरस डॉग इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा खौफनाक सा। इसको देख के तो शक्ल देख के वैसे डर लगता है। अच्छा, अब उसने कहा कि मैं अफ्रेड इसलिए हूँ जेम्स लेंग की थ्योरी के मुताबिक क्योंकि मैं कांप रहा हूँ। स्टिमुलस को देखने के बाद ये ऑटोनॉमिक अराउजल पहले हो गया। ये कॉमन सेंस के उलट है कि पहले ऑटोनॉमिक अराउजल हुआ, आप चीखें मारनी शुरू कर दी, जो है वो समझ नहीं आ रही क्या करें, दिल तेज तेज धड़कने लग गया,
और जो है वो सांस फूलने लगी, सलाइवा जो है वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई, मुंह खुश्क हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब ये पूरी चेंजेस आपके अंदर आई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में तेज हो गई, तो वहाँ पे फिर इंडिविजुअल ने फियर का इमोशन फील किया। तो इस तरह से जो जेम्स लेंग है, उन्होंने जेम्स लेंग की थ्योरी, उन्होंने पूरा जो कॉमन सेंस का स्ट्रक्चर है इमोशन का, उसको उलट कर दिया। ये थ्योरी जो है वो एक जो विलियम जेम्स था वो एक साइकोलॉजिस्ट था, और कार्ल लेंग जो था वो एक फिजियोलॉजिस्ट था। इन दोनों ने मिल के ये थ्योरी दी, और उन्होंने कहा, इसकी कुछ मिसालें इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे अगर हमारा कुछ रुपया पैसा गुम हो जाता है, तो हम जो है वो उस पर रोते हैं बहुत ज़्यादा, और चूंकि हम पैसा गुम होने पे रो रहे हैं, इसलिए हम अपनी सैडनेस का इमोशन फील करेंगे, रोने की वजह से हम सैड हैं, हम इस वजह से सैड नहीं है कि हमारा पैसा गुम गया है। या फिर वो कहते हैं कि आपने अगर जो है वो रीछ को देख लिया है, और उसके बाद आपने जो है वो आपको आपके जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि डॉग को देख के चेंजेस आई हैं, उसको देख के आपके अंदर चेंजेस आई हैं, आपका जिस्म कांपना शुरू हो गया, आपके जो है वो दिल की धड़कन तेज हो गया है। तो इसका ये वाली तब्दीलियां आपको बताती हैं कि यहाँ पे आपको डरना चाहिए, क्योंकि आपके सामने एक वो चूंकि आपके जिस्म में तब्दीली आ रही है, इसलिए आपको डरना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस के उलट है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि इसकी स्पोर्ट में भी हमें कुछ आर्गुमेंट्स मिलते हैं, और कुछ आर्गुमेंट्स इसकी अगेंस्ट मिलते हैं। स्पोर्ट में अगर हम देखें, तो स्पोर्ट में ये है कि हाँ, ऐसा होता है कि इसकी सपोर्ट में अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें, तो हम देखते हैं कि अगर हम फिजिकल चेंजेस को रिमूव कर दें इमोशन के एक्सपीरियंस के अंदर से, तो फिर कोई भी इमोशन हम फील नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस या ऑटोनोमिक अराउजल नहीं होगा, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में जो कि चेंज नहीं आ रहा, तो हम उस इमोशन को फील नहीं कर सकेंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो इसकी सपोर्ट में दिया जाता है कि इन चेंजेस की वजह से जो है वो हम इमोशन को नोटिस करते हैं, अगर ऐसा ना हो तो फिर हम इमोशन को नोटिस ना कर सकें। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इसकी सपोर्ट में दिए जाते हैं। और इसी तरह जाहिर है फिर इसके अगेंस्ट या इसके क्रिटिसिज्म में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। अब हम उनको देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म जो है वो लोग आगे बाग डिफरेंट थ्योरिस्ट ने और डिफरेंट जो आगे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इनका क्या क्रिटिसिज्म किया। अगर हम इसका क्रिटिसिज्म देखें, तो इसके क्रिटिसिज्म में हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं या डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बताते हैं कि जो फिजिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत से इमोशंस के अंदर ना रिजेंबल करते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दिल उसी तरह धड़कता है, पेल्पिटेशन होती है, सांस उसी तरह रुकता है, सलाइवा उसी तरह जो है वो ड्राई हो जाता है, माउथ आपका ड्राई होता है। तो हम इसकी वजह से हमें ये नहीं समझ आ सकती कि हमने अब इसको कौन से फियर के तौर पे इसको एक्सपीरियंस करना है, हमें डर लग रहा है, या हम उदास हैं, या हम गमगीन है, या हम सरप्राइज हैं। क्योंकि ये इनमें तकरीबन जो फिजिकल चेंजेस हैं ना, जो फिजिकल रिएक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं आपस में। दूसरा जो क्रिटिसिज्म इसमें किया जाता है कि एड्रेनलिन को अगर आप आर्टिफिशियली जो है वो इंड्यूस करें, तो ये वाली चेंजेस इमोशनल स्टिमुलस के बगैर, किसी भी ऐसे फियरफुल या किसी भी ऐसे एक्साइटिंग स्टिमुलस के बगैर भी आर्टिफिशियली इन चेंजेस को पैदा किया जा सकता है। तो वहाँ पे फिर स्टिमुलस तो होगा नहीं, तो आप सिर्फ बॉडीली चेंजेस को इंटरप्रेट करके इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तीसरी चीज, जो तीसरा क्रिटिसिज्म है, कि अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, या कोई हैवी एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे भी ये वाली चेंजेस जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि ऑटोनोमिक अराउजल की सूरत में नजर आती हैं, वो आ सकती हैं। तो उस सूरत में हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये इंसान जो है ये इस वक्त एक इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसलिए इस पे इस थ्योरी को इसलिए डिस्कार्ड किया गया, इस पे ये क्रिटिसिज्म किया गया कि सिर्फ हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बेस पे किसी भी अपने एक्सपीरियंस को इमोशन का नाम नहीं दे सकते। इसमें जो है बाकी चीज़ें और भी जो है वो उनको हमने मद्देनजर रखना होता है। हमारी दूसरी थ्योरी है कैनन बार्ड थ्योरी, जो कि फिलिप कैनन जो कि वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने 1927 में जो है वो पेश की। और इसको थैलेमिक थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि वो इसमें जो था हमारे ब्रेन का जो हिस्सा थैलेमस है, उसके रोल को बहुत ज़्यादा वो जो हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ पे कैनन बार्ड की थ्योरी है कि इसमें जो स्टिमुलस है, कि स्टिमुलस में हम देखें कि द डॉग मेक्स मी ट्रेम्बल एंड फील अफ्रेड, यानी जो ट्रेम्बलिंग है वो भी उसी वक्त हो रही है, और फीलिंग अफ्रेड, जो फीलिंग फियर है, वो भी उसी वक्त हो रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें उसके ख्याल में जो उसकी थ्योरी के मुताबिक ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कांपना,
और इमोशन का एक जो परसेप्शन है यानी खौफजदा होना, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि वो ये सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी है जो जिस जैसे हमने पढ़ा था ना कि फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन में कि एक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस के लिए, और एक हमने पढ़ा था कि जो कॉर्टेक्स है वो जो है, और लिम्बिक सिस्टम और ये सारी चीज़ें ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे कैनन बार्ड की थ्योरी में वो कहता है कि जो थैलेमस है वो कोई सी भी सब्जेक्ट, चाहे वो स्टिमुलस, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, कोई सिचुएशन है, उसको परसीव करता है, और उसी के साथ साथ उसी वक्त पे साइमल्टेनियसली जो कॉर्टेक्स है वो इन मैसेजेस को मसल्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तक भेज देता है। और उसके बाद क्या होता है कि इधर से मैसेजेस भी जा रहे हैं और इधर से साथ ही जो है वो थैलेमस ने उसका परसेप्शन भी किया है एक फियरफुल स्टिमुलस का। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये साइमल्टेनियसली अब हो रही है कि इंसान जो है वो कॉन्शियस फीलिंग ऑफ फियर भी एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके साथ साथ ऑटोनॉमिक अराउजल भी हो रहा है। यानी जो सिंपैथेटिक सिस्टम में चेंजेस आई हैं जब कॉर्टेक्स ने मैसेजेस भेजे हैं तो उन्होंने बॉडी को रिएक्शन के लिए तैयार कर लिया है। इस तरह से जो इमोशंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो एक ही वक्त में अकर कर रही हैं। तो यानी इसकी थ्योरी में थैलेमस, कॉर्टेक्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो तीनों मिल के काम कर रही हैं, और वो ये बता रहा है कि एक ही वक्त में जो है वो इंसान इमोशन का जो है वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको फील कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी आ रही हैं, यानी दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो इस तरह से है कि आप ये इमेजिन करें कि आप जो है वो आप अपनी कार की तरफ जा रहे हैं, रात का वक्त है और आपने गैराज में कहीं बाहर अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, और आपको एकदम से अपने पीछे जो है वो कदमों की आवाज़ आती है, फुटस्टेप्स की, जो आपका पीछा आपको लगता है कोई कर रहा है। अब आप जो है वो आप जल्दी से आपको देख, जब आप गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि हाँ एक साया सा है जो आपके पीछे आ रहा है। उस वक्त कैनन बार्ड की थ्योरी के मुताबिक आप एकदम से जो है वो फियर भी जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, और उसके साथ साथ जो है आप आपकी जो चेंजेस हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, और आपका रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा कि आप जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, उसके अंदर बैठ के दरवाजे बंद करेंगे और जल्दी से पार्किंग गैराज में से गाड़ी को निकाल के ले जाएंगे। यानी आपका रिएक्शन और आपका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पैदा हुआ है और आपका जो इमोशन है वो दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है कि इनकी जो थ्योरी है वो एनिमल्स के साथ एक्सपेरिमेंट से जो है वो की गई थी टेस्ट, लेकिन इसके लिए बदकिस्मती से ये कहा जाता है कि इसको कोई एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है उसके लिए इनको नहीं मिल सकी। तो क्रिटिसिज्म इस पे ये किया जाता है कि इसने जो है वो थैलेमस जो है ना उसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया, जबकि ये देखा गया है कि इमोशंस में जो ब्रेन के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उसमें थैलेमस का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि दूसरे जो एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम वगैरह है उनका रोल ज़्यादा है। तो इस वजह से ये थ्योरी जो है ये क्रिटिसिज्म का निशाना बनी। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हर थ्योरी जो है वो कुछ लोग जो थ्योरी पेश करते हैं उनकी अपनी रिसर्चेज होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता है और कुछ लोग उस थ्योरी को दोबारा से उस पर रिसर्च करते हैं और एविडेंस तलाश करते हैं। जब एविडेंस नहीं मिलती तो उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है या वो पीछे हो जाती है, और उस जगह वक्त गुजरने के साथ कोई नई थ्योरी ले लेती है क्योंकि नई रिसर्चेज और नई इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। तो इसीलिए जैसे जेम्स लैंग की थ्योरी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी थ्योरी पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और कुछ और थ्योरीज जैसे हमने पढ़ा शास्त्र सिंगर की थ्योरी है, लजारस की थ्योरी है, लेकिन वो चूंकि आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है इसलिए उनको पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है आपके लिए। वो अब जब आप मेरा ख्याल है BS में जाएंगे आगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी इन चीज़ों की। जो तीसरी थ्योरी है वो है रॉबर्ट प्लूशिक की थ्योरी, और इसमें रॉबर्ट प्लूशिक जो कहता है कि जो इमोशंस हैं वो उनको हम 8 प्राइमरी इमोशंस के कम्बिनेशन की मदद से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी थ्योरी को एवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा कि डार्विन का अगर आपने नज़रिया पढ़ा हो एवोल्यूशन का कि किस तरह से स्पीशीज जो है वो इवॉल्व करती हैं अपने सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए। तो उसने रॉबर्ट प्लोशिक ने कहा कि हमारे जो इमोशंस हैं वो ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इवॉल्व हो चुके हैं, किस लिए, ताकि हम अपने जो सर्वाइवल है उसको इम्प्रूव कर सकें। और उसके मुताबिक डिफरेंट जो इमोशंस हैं जब उनको मिलाया जाता है तो एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीलिंग जो है वो बन सकती हैं। उसने जो 8 प्राइमरी इमोशंस बताए वो कौन कौन से हैं, एक ये है जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिसगस्ट, एंगर और एंटिसिपेशन। उसने कहा कि इन्हीं 8 जो प्राइमरी इमोशंस हैं इनको डिफरेंट कम्बिनेशंस के अंदर जब मिलाया जाएगा तो
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीलिंग, जैसे उसने एक ये मिसाल दी हुई है कि एडमायरेशन और ट्रस्ट को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो एक्सेप्टेंस, और इसका एक और ज़्यादा ब्रॉड फीलिंग जो है वो लव की फीलिंग जो है वो आएगी। इसी तरह फिर जो है एक्सटेसी है, उसको जॉय के साथ मिलाएंगे, सेरेनिटी के साथ मिलाएंगे तो भी लव और ऑप्टिमिज्म दोनों चीज़ें नजर आती हैं। फिर रेज और एंगर और एनायंस जो है, जब इनका एक कम्बिनेशन बनता है तो ये एग्रेसिवनेस जो है वो देखने में आती है। तो इस तरह से उसने कहा कि ये इमोशन जो है ये ओवर द टाइम थाउजेंड ऑफ ईयर ये जो है वो सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए ये जो है इवॉल्व कर गए हैं, तरक्की कर गए हैं। और इन बहुत से इमोशंस को आपस में मिला के डिफरेंट किस्म की हम ज़्यादा किस्म की फीलिंग जो है वो उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये एक इंडिविजुअल के बिहेवियरल रिएक्शंस के बारे में ये टेबल बनाया गया है कि जब उसको किसी इमोशनल सिचुएशन में या किसी ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े जहां उसका वो स्टिमुलस जो है वो इमोशन कर उसके इमोशंस को जो है प्रोवोक करे या इवोक करे, या एकदम उसके अंदर इमोशंस की कैफियत जो है वो एकदम मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेसिव फीलिंग है कि अगर वो एकदम पीक पे पहुंच जाए तो उसने अपने सर्वाइवल नीड के मुताबिक किस तरह से बिहेवियरल रिएक्शन देना है। अच्छा, ये टेबल जो है इसे थोड़ा सा आपकी बुक में दिए गए टेबल से मुख्तलिफ है वही चीज़, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप बेशक अपनी बुक वाला जो है इसमें अल्फाज लिख सकते हैं। ये तकरीबन वही है, चंद एक अल्फाज मुख्तलिफ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उन्होंने कोग्निशन लिखा हुआ है तो इस यहाँ पे कोग्निटिव अप्रेजल है, इसको आप कोग्निशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में कुछ और है और ये कुछ और बता रही है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव रिएक्शन है, किसी भी इंसान का अपना रिएक्शन, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो सब्जेक्टिव रिएक्शन है किसी भी इंसान का, इंडिविजुअल का रिएक्शन, इसको आपकी बुक में बेसिक इमोशन लिखा हुआ है कि वो कौन सा बेसिक इमोशन, ये जो प्लूशक ने 8 बेसिक इमोशंस या प्राइमरी इमोशंस बताए हैं ये वो है। उसके बाद इस किसी भी स्टिमुलस या ऐसी सिचुएशन में बिहेवियरल रिएक्शन क्या होगा इंसान का, और उस बिहेवियरल रिएक्शन से उसकी वो जो बिहेवियरल रिएक्शन है वो सर्वाइवल के लिए क्या फंक्शन अदा मतलब समझे क्या रोल प्ले कर रहा है, कि सर्वाइवल के लिए ये फंक्शन कैसे ज़रूरी है। जैसे हमने बात की ना कि सर्वाइवल नीड्स के लिए, क्योंकि प्लूशक की तो थ्योरी ये है ना कि सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो इंसान ने इमोशंस डिफरेंट जो है वो सीखे और उनको कंबाइन करता है। अच्छा, अब सबसे पहला जो है वो स्टिमुलस क्या है, गेन ऑफ वैल्यूड ऑब्जेक्ट, कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसको आप बहुत वैल्यू करते हैं, जो आपके लिए बड़ी अच्छी है। आपका कॉग्निशन ये है कि आपने उसको पोजेस कर लेना है, अपने पास रख लेना है। और ये आपका जो बेसिक इमोशन इससे आ रहा है वो जॉय का आ रहा है। और जाहिर है जब आप किसी चीज़ पे खुश होते हैं तो आपका बिहेवियरल रिएक्शन ये होता है कि आप उस बिहेवियर को जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, रिटेन करते हैं, या फिर उसको बार बार दोहराते हैं। और इससे आपको सर्वाइवल के लिए कौन सा फंक्शन पूरा हो रहा है, कि आपको डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज मिल रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा जो स्टिमुलस इवेंट है कि आप किसी एक ग्रुप के मेंबर हैं, उसका कोग्निशन या कोग्निटिव अप्रेजल ये आ रहा है कि वो इंसान आपका फ्रेंड है, और उसकी फ्रेंडशिप की वजह से आप जो बेसिक इमोशन फील कर रहे हैं वो आपका ट्रस्ट है। उसमें आपका जो बिहेवियरल रिएक्शन है कि आप अपने उस जो रिलेशनशिप है उसको ग्रूम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। और आपकी सर्वाइवल में ये क्या रोल प्ले करता है कि म्यूचुअल सपोर्ट से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टिमुलस है थ्रेट। थ्रेट से आपने जो कोग्निशन, या आपको पता चला कि अच्छा ये थ्रेट है, इसको जब आपने अकल से सोचा बैठ के कि थ्रेट का क्या मतलब है, तो ये आपको एक डेंजर दे रहा है। और डेंजर के कहीं भी डेंजरस सिचुएशन होगी तो आपका फियर का इमोशन जो है वो इवोक होगा, और उससे आप एस्केप करना या उससे बचना चाहेंगे, किस लिए, अपनी सर्वाइवल नीड ऑफ सेफ्टी के लिए। ठीक है, फिर कोई ऐसा स्टिमुलस जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसको आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अब वहां पे आप बैठ के सोचेंगे कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये मैं तो इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी या एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये काम हो जाएगा। तो वो चीज़ आपके लिए हैरानी का बायस बनती है, एक सरप्राइज का जो बेसिक इमोशन है वो आपके अंदर पैदा होता है। फिर आप क्या करते हैं, आप रुक जाते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं आप उस चीज़ को ओरिएंट करने के लिए, यानी उस पर सोच विचार करते हैं कि अब आपने अपनी किस डायरेक्शन में अपना जो बिहेवियर है उसको लेकर चलना है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, कि अब आपने किस साइड को चलना है। तो इस तरह से आपको समझ आ रही है ना कि एक स्टिमुलस आता है, उसको आप कोग्निटिवली अप्रेज करते हैं, उसका कोग्निशन यानी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपना एक बेसिक इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आप फिर उस इमोशन के ऊपर अपना एक बिहेवियरल रिएक्शन दे रहे हैं ताकि आपकी जो सर्वाइवल नीड है वो मीट हो सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद खुदा ना खासा किसी की कोई बहुत वैल्यूड इंसान है या बहुत वैल्यूड ऑब्जेक्ट है वो गुम जाता है। अब यहाँ पे अबंडनमेंट का जो है वो, कि भाई आप अकेले रह गए हैं, एक लोनलीनेस का एहसास आता है, तन्हाई का एहसास आता है।
उससे जो फियर या जो आपका इमोशन पैदा हो रहा है वो सैडनेस का इमोशन है। उस पर आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आप गमगीन हैं। और री अटैच टू लॉस्ट ऑब्जेक्ट, और आप उस किसी ऑब्जेक्ट से आप दोबारा अटैच होने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने सर्वाइवल, हमें ऐसे ही होता है ना, जैसे एक इंसान चला जाता है तो हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करके अपने आप को किसी ना किसी तरह उसके साथ कनेक्टेड रखते हैं, ठीक है, उसकी अच्छी बातें याद करके या उसकी चीज़ों को देख के, इस तरह से। उसके बाद है अनपैलेटेबल ऑब्जेक्ट, हमारा एक स्टिमुलस है। अनपैलेटेबल का मतलब होता है कि जिसको टेस्ट अच्छा ना हो, अनप्लेजेंट टेस्ट हो, और उसको हम ये फिर अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा ये गंदी सी चीज़ है कोई, ये पॉइजन होगी। पॉइजन से फिर आपको एक डिस्गस्ट का इमोशन फील होता है, और उससे बचने के लिए आप वॉमिट कर देते हैं, और जो है वो जो पॉइजन है उसको उसको आप आइंदा उसकी तरह, ताकि आप अपना उसको अगर जिसम में चला गया तो उसको जिसम में से बाहर निकाल दें अपने सर्वाइवल के लिए। आपने देखा होगा ना, जैसे किसी को अगर सांप काट लेता है तो उसका इलाज क्या होता है कि उसका वहाँ कट लगा के उसका जहर निकाल देते हैं। तो जहर को बाहर निकालना आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फिर एक स्टिमुलस आपकी ज़िंदगी में आ गया, ऑब्स्टेकल। ये सारे उसने जो 8 बेसिक इमोशन बताए थे ना प्लूशिक ने, उसके अकॉर्डिंगली उसने सर्वाइवल नीड्स को मीट करने के लिए बिहेवियरल रिएक्शन बताए हुए हैं। ऑब्स्टेकल आ गई है। अब ऑब्स्टेकल में आपको ये लगेगा ये तो कोई दुश्मनी मेरे साथ कर रहा है, आप इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, और वहाँ पे आपको जो है फिर एंगर नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और आपका जो कोई कोलीग है या आप स्टूडेंट है और आपका कोई जो साथी है उसने आपको ये नहीं बताया कि कल तुम्हारा टेस्ट है, और वो टेस्ट भी समझ ले कि एग्जाम है ऐसा जिसमें पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इंटर लेवल पे तो आपके इस तरह के एग्जाम नहीं होते ना, आगे जाके आपके इस तरह के एग्जाम होते हैं कि एक एग्जाम नहीं देते तो उसके नंबर आपके कट जाते हैं। तो उस पर आपको गुस्सा आता है कि इसने मुझे क्यों नहीं बताया, यानी एक दुश्मनी का आप जो है आंसर उसके अंदर नजर आता है। और फिर उसमें बिहेवियरल रिएक्शन जो है वो अटैक की सूरत में हो सकता है। ये अटैक ज़रूरी नहीं फिजिकल अटैक हो, वर्बल अटैक भी हो सकता है, इमोशनल अटैक भी हो सकता है। और उसमें फिर आप जो है ऑब्स्टेकल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे, अच्छा इसकी ऑब्स्टेकल की एक मिसाल ये भी ली जा सकती है कि जैसे अगर आप सड़क पे देखें तो डिफरेंट किस्म के जलसे जुलूस निकल रहे हैं, और उनको रोकने के लिए जो पुलिस है उसने ऑब्स्टेकल्स लगाई हुई हैं, तो वहाँ पे जो आवाम है वो एंगर शो करती है और अटैक करती है और ऑब्स्टेकल्स को तबाह करने की कोशिश करती है। अच्छा, उसके बाद एक नया जो है वो न्यू टेरिटरी में आपने जाना है, कोई एक ऐसी जगह, जैसे आपको बताया गया है कि अच्छा आपने जैसे आपको एग्जाम के लिए कहा जाए कि आपने कहीं किसी दूर दराज इलाके में आपका सेंटर बनाया, आपके अपने कॉलेज में नहीं बना और आपने वहाँ जाना है, कोई नया इलाका है, तो आपका क्या इसमें कॉग्निशन आ रहा है कि हमें इस सिचुएशन को पहले या उस जगह को पहले एग्जामिन करना है ताकि हम समझ सकें कि ये चीज़ है क्या। वहाँ पे फिर आपका एंटिसिपेशन का जो इमोशन है वो काम करता है, और आपका जो बिहेवियरल रिएक्शन है कि आप उस चीज़ की मैपिंग करते हैं, आप उस चीज़ का नक्शा बनाते हैं, चाहे आप अपने जहन में बनाएं चाहे आप पेपर पे बनाएं। और आपको नॉलेज ऑफ टेरिटरी आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हो सकता है आप देखें अगर किसी ऐसी जगह पे सेंटर बनता है ना आपका एग्जाम, आपकी हिसाब से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिसका आपको नहीं पता, तो आप पहले जाएंगे, आप जाएंगे उस जगह को देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के लिए इस तरह से ज़रूरी है कि अगर आप एंड पेपर वाले दिन जाएंगे और आपको वो जगह ना मिले तो आप लेट हो सकते हैं, आपका पेपर मिस हो सकता है। तो इस तरह से सर्वाइवल के लिए डिफरेंट किस्म के जो बिहेवियरल रिएक्शंस हैं जो इमोशन की सूरत में पेश आते हैं, हमें डिफरेंट स्टिमुलस का जब सामना करना पड़ता है, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रॉबर्ट प्लूशक ने बताई थी, क्योंकि उसका मेन जो गोल था वो यही था कि इंसान जो है अपने सर्वाइवल के लिए जो है अपने इमोशंस को आपस में कंबाइन करता है और अपनी सर्वाइवल की नीड्स को पूरा करता है। तो ये थी हमारी 3 थ्योरीज जो आपके सिलेबस में है। बाकी 2 थ्योरीज हमने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी मौजूद नहीं है। तो अभी तक आप इसको देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।